हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द पावर्स ऑफ अपीलेट कोर्ट। ये क्वेश्चन हमारे पास आरजीएस 1986 में पूछा गया है। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आ गया कि जो टर्म अपील है हमारे पास वो डिफाइंड नहीं है कोड में। जनरली इसका मतलब होता है जुडिशियल एग्जामिनेशन हायर कोर्ट हायर कोर्ट के द्वारा किसी भी डिसीजन का जो इंफीरियर कोर्ट का डिसीजन है। ये एक प्रोसीडिंग है जो इनिशिएट की जाती है अग्रीव्ड पार्टी के द्वारा सुपीरियर कोर्ट में एक डिसीजन के अगेंस्ट जो सबऑर्डिनेट कोर्ट का है। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन में जो है हमने एक्सप्लेन किया है कि हमारे पास जो है अपील की जो है मतलब क्या होता है अपील का, और उसके बारे में जनरल चीज़ें। अपील के ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन में हमने जो है सेम इंट्रो रखा है। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास राइट ऑफ अपील। राइट टू अपील जो है वो कोई इनहेरेंट राइट नहीं है। ये एक राइट है जो क्रिएट किया गया है स्टैट्यूट के द्वारा, और कोई भी जो राइट जो है अपील का नहीं होगा अनलेस वो प्रोवाइड नहीं किया गया है। ये वेस्टेड राइट है अपील का, ये जो है लिया जा सकता है सिर्फ सब्सिक्वेंट इनेक्टमेंट से और नॉट अदरवाइज। तो एक ही तरीका है राइट टू अपील को जो है टेक अवे करने का, वो है कोई सब्सिक्वेंट इनेक्टमेंट देनी, वरना अगर एक बार स्टैट्यूट ने राइट दे दिया है तो वो नहीं छीना जा सकता है। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास पावर ऑफ अपीलेट कोर्ट। यहाँ से जो है हमारा मेन आंसर स्टार्ट होता है जो पूछा गया है। तो क्या पावर्स होंगी अपीलेट कोर्ट की। इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन 107 जो रीड विद किया जाएगा ऑर्डर 41 के साथ सीपीसी का। ये डील करता है क्या पावर्स हैं अपीलेट कोर्ट की। इसमें आ गया ये प्रोवाइड करता है कि सच कोर्ट, ऐसे कोर्ट्स जो हैं उनके पास सेम पावर्स होंगी जैसे कि जो कोर्ट्स हैं ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन के इन रिस्पेक्ट ऑफ सूट इंस्टीट्यूटेड, जो सूट इंस्टीट्यूट की गई है उसके रिस्पेक्ट में। पर्टिकुलर में जो सेक्शन 107 है वो प्रोवाइड करता है फॉलोइंग जो पावर्स हैं अपीलेट कोर्ट की। पहला आ गया इसमें हमारे पास पावर जो है डिटरमाइन करने की जो केस है फाइनली। तो पहली पावर है हमारे पास कि जो अपीलेट कोर्ट है वो केस को फाइनली डिटरमाइन कर सकता है। इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन 107 क्लोज ए सब क्लोज ए। इसमें आ गया रीड विद किया जाएगा ऑर्डर 41 रूल 24 में के साथ, और ये एम्पावर करता है कोर्ट को कि वो डिसाइड कर सकता है जो केस को है फाइनली, जहाँ पे जो एविडेंस ऑन रिकॉर्ड है वो सफिशिएंट है। ये जो सेक्शन है ये ले डाउन करता है जनरल रूल जो है कि जो केस है वो डिस्पोज ऑफ नहीं किया जाना चाहिए एविडेंस ऑन रिकॉर्ड पे एंड शुड नॉट बी रिमांडेड। तो ये जो है रिमांड में नहीं जाना चाहिए और ये एविडेंस ऑन रिकॉर्ड है उसके बेसिस पे जो है डिसाइड करना चाहिए। तो इसमें बेसिकली जब ट्रायल कोर्ट से जो है हायर कोर्ट में जो है अपील के साथ जो केस आता है तो उसमें जो है जो हमारे पास हायर कोर्ट है वो जो एविडेंसेस जो ट्रायल कोर्ट के एविडेंसेस हैं अगर उसको लगता है वो सफिशिएंट एविडेंसेस हैं तो उन्हीं के बेसिस पे जो है केस डिसाइड करेगी। वो जो है रिमांड नहीं करेगी या फिर जो है कोई नई एविडेंस जो है वो नहीं बुलाएगी। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास पावर जो है अमेंड करने की केस। इसमें आ गया ऑर्डर 41 रूल 3 जो है हमारे पास वो प्रोवाइड करता है कि जहाँ पे कोर्ट जो है जिसकी डिक्री से जो है अपील प्रेफर की गई है अगर उसने डिसाइड कर दिया है केस को प्रिलिमिनरी पॉइंट पे, तो जो अपीलेट कोर्ट है वो आफ्टर रिवर्सिंग द डिक्री को रिवर्स करने के बाद वापस भेज सकता है केस को उस कोर्ट के पास डिसाइड करने के लिए दूसरे इश्यूज और डिटरमाइन करने के लिए केस को। असेंशली ये एक ऑर्डर है सबऑर्डिनेट कोर्ट को कि वो रीओपन करे और रीट्राई करे हमारे पास केस को। तो इसमें क्या हेल्ड किया गया है, इसमें ये बताया गया है कि पावर है अपीलेट कोर्ट के पास कि वो अमेंड कर सकता है केस को। अगेन जैसे ट्रायल कोर्ट से जो है हमारे पास हायर कोर्ट में केस जाता है एज अपील और ट्रायल कोर्ट ने जो है प्रिलिमिनरी पॉइंट पे जो है केस डिसाइड कर दिया है और उसको डिसमिस कर दिया है। अब इसके अगेंस्ट अपील फाइल हुई है। अब क्या करेगा, सबसे पहले जो हाई कोर्ट है वो जो है जो डिसमिसल की डिक्री है उसको जो है रिवर्स करेगा और उसके बाद सेंड करेगा जो केस है बैक टू द ट्रायल कोर्ट कि इसको जो है दूसरे इश्यूज को डिसाइड किया जाए और डिटरमाइन किया जाए केस को। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास पावर जो है फ्रेम करने की इश्यूज और वापस भेजने की रीट्रायल के लिए। इसमें आ गया हमारे पास ऑर्डर 41 रूल 25 जो है वो प्रोवाइड करता है इन केस जो इंफीरियर कोर्ट है उसने ओमिट कर दिया है फ्रेम करने से
कोई भी इशू या ट्राई करने से कोई भी इशू या डिटरमाइन करने से कोई भी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट जो एसेंशियल है डिसीजन के लिए, जो अपीलेट कोर्ट है वो फ्रेम कर सकता है इशू को और रेफर कर सकता है उस सेम चीज़ को ट्रायल के लिए इन्फीरियर कोर्ट में। जो कोर्ट है वो डायरेक्ट कर सकता है कि एडिशनल एविडेंस लिए जाएं और जो एविडेंस या फाइंडिंग है जो रिकॉर्ड की गई है वो फॉर्म करेगी जो पार्ट ऑफ रिकॉर्ड है अपीलेट कोर्ट में। ये हमारे पास रूल जो है 26 में जो है दिया गया है। इसमें बोला गया है कि अगर ट्रायल कोर्ट जो है हमारे पास जो इन्फीरियर कोर्ट है, अगर उसने ओमिट कर दिया है किसी पर्टिकुलर इशू को फ्रेम करने से या ट्राई करने से या किसी इशू को छोड़ दिया है डिटरमाइन करने से, तो जो अपीलेट कोर्ट है वो जो है जब उसके पास अपील जाएगी तो यहाँ पे जो अपीलेट कोर्ट है वो सबसे पहले जो है फ्रेम करेगा इश्यूज और रेफ़र कर देगा सेम को बैक टू द इन्फीरियर कोर्ट कि वहाँ पे जाके जो है वो डिसाइड करवाया जाए जो इशू है हमारे पास। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास पावर टू टेक एडिशनल एविडेंस। ये वाला जो पॉइंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो है अलग से भी पूछा जा सकता है 5 मार्क्स में किसी भी अपील के क्वेश्चन के साथ कि कोर्ट की जो पावर है एडिशनल एविडेंस लेने की उसको एक्सप्लेन किया जाए। इसमें आ गया हमारे पास कि जो जनरल रूल फॉलो किया जाता है अपील में वो ये होता है कि अपील जो है वो डिसाइड होगी उन एविडेंस के बेसिस पे जहाँ पे वो अड्यूस की गई हैं पार्टीज़ के द्वारा ट्रायल कोर्ट में। अपीलेट कोर्ट जो है वो एडमिट नहीं करेगा कोई भी एविडेंस डिस्पोजल के लिए अपील की। ऑर्डर 41 रूल 27 जो है हमारे पास वो एक एक्सेप्शन फॉर्म करता है इस रूल को और अलाउ करता है पार्टीज़ को कि वो प्रोड्यूस करे एडिशनल एविडेंस फॉलोइंग सर्कमस्टांसिस में। पहला आ गया जब इन्फीरियर कोर्ट जो है उसने इम्प्रॉपरली रिफ्यूज़ कर दिया है एडमिट करने से कोई भी एविडेंस जो एडमिट होना चाहिए था। दूसरा आ गया ड्यू डिलीजेंस के बाद भी ये जो एडिशनल एविडेंस है ये पार्टीज़ की नॉलेज में नहीं था उस टाइम पे जब इन्फीरियर कोर्ट ने जो है डिक्री पास की है। फिर आ गया अपीलेट कोर्ट जो है वो इटसेल्फ रिक्वायर करता है कुछ एविडेंस या डॉक्यूमेंट जस्ट डिसीजन के लिए केस की। तो बेसिकली इन 3 सर्कमस्टांस में जो है एडिशनल एविडेंस जो है मांगा जा सकता है कोर्ट के द्वारा और पार्टीज़ को जो है डायरेक्ट किया जा सकता है कि वो जो है प्रोड्यूस करे एडिशनल एविडेंसेस। अदरवाइज जो बेसिक रूल है वो यही है कि जो कोर्ट है वो ट्रायल कोर्ट अपीलेट कोर्ट जो है वो ट्रायल कोर्ट के जो एविडेंसेस हैं उनके बेसिस पे ही अपना डिसीजन देता है। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास शिवाजी राव नीलांगेकर पाटिल वर्सेस महेश माधव गोस्वामी। इसमें आ गया 1987 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इन केस अगर आपको केस लॉज याद करने में जो है दिक्कत होती है या आप ज़्यादा याद नहीं करना चाहते हैं तो आप जो है फर्स्ट नेम जो है याद कर सकते हैं। जैसे इसमें शिवाजी राव वर्सेस महेश माधव 1987 सुप्रीम कोर्ट, इतना भी जो है याद कर सकते हैं आप। फिर आ गया इसमें हेल्ड क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि जो बेसिक प्रिंसिपल है एडमिशन का एडिशनल एविडेंस का वो ये है कि जो पर्सन सीक कर रहा है एडमिशन जो है एडिशनल एविडेंस का वो इस्टेब्लिश करेगा कि उसके बेस्ट एफर्ट्स के बावजूद भी ये जो एडिशनल एविडेंस है ये जो है नहीं रिड्यूस किया जा सकता था फर्स्ट इंस्टेंस पे। आई थिंक यहाँ पे प्रोड्यूस आएगा, नहीं प्रोड्यूस किया जा सकता था फर्स्ट इंस्टेंस पे। तो यहाँ पे जो है ये बर्डन ऑफ प्रूफ जो है उस पार्टी पे है जो सीक कर रहा है जो एडिशनल एविडेंस है कि वो प्रूव करेगा कि बेस्ट एफर्ट्स के बाद भी एडिशनल एविडेंस वो प्रोड्यूस नहीं कर पाया। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास KR मोहन रेड्डी वर्सेस नेटवर्क 2007 सुप्रीम कोर्ट। इसमें हेल्ड किया गया है कि एडिशनल एविडेंस लेने के लिए जो अपीलेट कोर्ट है वो स्पेसिफिकली रिकॉर्ड करेगा एक फाइंडिंग कि कोई भी जो कंडीशन है टेकिंग लेने के लिए एडिशनल एविडेंस वो एग्जिस्ट करती है। तो अभी हमने 3 कंडीशंस पढ़ी थी लास्ट स्लाइड में। तो कोर्ट को जो है ये प्रूव करना है अपीलेट कोर्ट को कि उन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन जो है एग्जिस्ट करती है, तभी जो है एडिशनल एविडेंस जो है वो लिया गया है। फिर आगे इसमें हमारे पास लास्ट पावर दैट इज़ मॉडिफाई करने की डिक्री को। इसमें आ गया ऑर्डर 41 रूल 33 जो है वो एम्पावर करता है अपीलेट कोर्ट को कि वो ऑर्डर कर सकती है जैसा उसको ठीक लगे और जो किया जाना चाहिए था पार्टीज़ के बीच में कंप्लीट जस्टिस करने के लिए दोनों के बीच में। तो यहाँ पे डिस्क्रिशन है कोर्ट की कि अगर उसको ठीक लगता है कि वो डिक्री मॉडिफाई करनी चाहिए तो वो मॉडिफाई करेगा और उसके हिसाब से जो कंप्लीट जस्टिस करने के लिए ठीक था वो वही करेगा। फॉर एग्जांपल आ गया इसमें ए जो है वो क्लेम करता है एक जो है सम ऑफ मनी
जो ड्यू है एक्स से और वाई से और फाइल करता है एक्स सूट दोनों के अगेंस्ट। डिक्री ऑब्टेन की गई है एक्स के अगेंस्ट, एक्स जो है अपील करता है और ए और वाई जो है इसमें रिस्पोंडेंट जो है आते हैं। अपेलेट कोर्ट जो है डिसाइड करता है इसको एक्स के फेवर में, तो इसके पास पावर है डिक्री पास करने का अगेंस्ट वाई। तो इस एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि इसमें जो है ए का जो बकाया था वो एक्स और वाई के दोनों के अगेंस्ट था, लेकिन जो डिक्री पास हुई है वो सिर्फ एक्स के अगेंस्ट हुई है। तो इसमें एक्स ने जो है फर्दर अपील किया है जिसमें ए और जो वाई थे वो रिस्पोंडेंट बनाए हैं, और इसमें जो है कोर्ट ने जो है एक्स के फेवर में डिक्री दी है और मॉडिफाई किया है, और इसमें वाई को भी डायरेक्ट किया गया है कि वो भी पेमेंट्स करेगा। तो यहाँ पे जो डिक्री है वो मॉडिफाई की गई है क्योंकि वो एक्स के अगेंस्ट तो वैलिड साबित हुई है, लेकिन प्लस इसको जो है वाई को ऐड किया गया है कि वो भी जो है अपना जो ड्यू है वो पे करेगा। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास कंक्लूजन। रूल 23A जो है जो इंसर्ट किया गया था अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा, ये वाइडन करता है जो पावर है अपेलेट कोर्ट की कि वो रिमांड कर सकता है केस को उन केसेस में भी जहाँ पे केस डिस्पोज ऑफ हुआ है अदरवाइज देन ऑन प्रिलिमिनरी पॉइंट। तो हमने जो रिमांड करना है केस को, इसकी पावर में पड़ा था कि अगर ट्रायल कोर्ट ने जो है वो प्रिलिमिनरी पॉइंट पे जो है हमारे पास डिक्री पास कर दी गई है, तो अपेलेट कोर्ट के पास जो है पावर है उसको रिमांड बैक करने की ट्रायल कोर्ट के पास और फ्रेम करके इश्यूज़ को। लेकिन यहाँ पे बोला गया है अगर प्रिलिमिनरी पॉइंट के अलावा भी अगर डिस्पोज ऑफ की गई है अपील, तब भी अपेलेट कोर्ट के पास जो है पावर है कि वो वापस रिमांड कर सकता है केस को ट्रायल के लिए। बाकी जो है इस क्वेश्चन में 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहला यही है कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपील में से। मोस्टली ये क्वेश्चन जो है वो पार्ट में आता है, पहले अपील के बारे में पूछा जाएगा, फिर पूछा जाएगा इसकी पावर्स क्या हैं। पावर्स में भी जो अलग से पावर पूछी जाती है वो हमारे पास जो है एडिशनल एविडेंस की पावर पूछी जाती है 5 मार्क्स में, कि आप इसको अलग से एक्सप्लेन करें। इसमें हमने एडिशनल पावर का जनरल रूल बताया है एडिशनल पावर का, फिर उसकी 3 एक्सेप्शंस बताई हैं कि कहाँ कहाँ जो है एडिशनल एविडेंस जो है मांगे जा सकते हैं। उसके बाद हमने 2 केस लॉज करे हैं इसमें। 5 मार्क्स के क्वेश्चन में जो है इतना इनफ होगा। इसमें आप इंट्रो अलग से लिखेंगे और कंक्लूजन भी जो है अलग से लिखेंगे अगर ये सिंगल पूछा जाता है। अगर पार्ट में पूछा जाता है तो जो अपील का इंट्रो होगा वो कंटिन्यू होगा, और जो कंक्लूजन आएगा उसमें आप जो है पावर का कंक्लूजन लिख सकते हैं जो हमने इस क्वेश्चन में किया है। बाकी ये जो क्वेश्चन है हमने 10-15 मार्कर के हिसाब से किया है। अगेन अगर 5 मार्कर में आता है, आप इसकी 5 पावर्स हैं, आप 1-1, 2-2 लाइन में एक्सप्लेन करेंगे। उससे ज़्यादा जो आप केस लॉज ना भी मेंशन करें तो 5 मार्क्स में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। मैक्स टू मैक्स उसमें जो है 0.5 मार्क्स का फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगेन आपको शीट देखनी है अपनी कि आपकी जो मेंस की शीट मिली है आपको वो 1.5 पेज में जो है कंप्लीट होना चाहिए जो 5 मार्कर क्वेश्चन है। सिमिलरली 10 मार्कर के लिए हम दोनों शीट्स भरेंगे, 15 के लिए हम 3 और 20 है उसके लिए हम जो है 4 शीट्स जो है फिल करेंगे। बाकी जो है इस क्वेश्चन में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।